नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 4 नाखून क्यों बहरते हैं, चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑल टू ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। एनसीईआरटी पैटर्न, एसएसटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए, इस पाठ के लेखक का जन्म सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इस पाठ के लेखक का जन्म सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इसका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, पृथ्वीराज रासो, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदि काल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती, शांति निकेतन इत्यादि। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। यह लेखक की एक युक्ति थी। इंद्र का ब्रज दक्षिण मुनि के हड्डी से बना था। आर्यों ने लोहे का आविष्कार किया। आर्यों ने किसका किया? लोहे का आविष्कार किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून क्यों बहरते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून क्यों बहरते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, बताइए। प्रेम को माना है। किसे माना है? प्रेम को माना है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक है? पाशवी वृत्ति के, पाशवी वृत्ति के, पाशवी वृत्ति के। नाखून क्यों बहरते हैं? यह गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं? यह गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बहरते? नाखून क्यों बहरते हैं? सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। यह उक्ति है। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है, बताइए। कालिदास की। किसकी है? कालिदास की है। कालिदास की युक्ति है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 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 अनजान स्मृतियों को। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? प्रकृति, 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 प्रकृति। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरियां, बंदरियां। शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। अनाम दास का पोथा साहित्य
की किस विधा की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? नेता लोग देते हैं। कौन से लोग देते हैं? नेता लोग देते हैं। नाखून क्यों बढ़ते? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानववादी। मानववादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? कहानी। 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 चलिए ठीक है, कहानी। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? क्वेश्चन पूछा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उसने पूछ लिया। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ लिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। ठीक है। उसकी बेटी ने पूछा, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता क्या है? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? सफलता और चरितार्थ में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। दोनों में अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार से बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है। किसी भी प्रकार बल से, छल से, बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है। लेकिन प्रेम, मैत्री, त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थ है। प्रेम से, मैत्री से, त्याग से एवं जन कल्याण के भाव से जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थ है। ठीक है। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की भारी विशेषता क्या? स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है। इसलिए स्व के बंधन
को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है, आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन कैसी आशा जागती है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बहरना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उनकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूप में मानवता को प्राप्त कर लेगा। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। कुछ साल वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यकता था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे का कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थितियों के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भी भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। अब पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता न। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो
पार्थिक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, धैर्यबोध एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र भी आसान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। वह वन मानुष की तरह था। उस समय अब अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। अब उसके नाखून अब भी बह रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य की याद दिलाती है कि भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्वान है। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? लेखक ने कहा कि पशुवत मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कालांतर रूप से लेने लगी। वत्स्यांश के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतीयों में नाखून को जम के संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंतल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? मानव मनुष्य में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बहरना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य की निहित पशुत्व प्रमाण है। उन्हें काटने की प्रवृत्ति है कि वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुतत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियों का, इनका क्या अभिप्राय है? नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? मानव शरीर की बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती। नाखून का बहरना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह
मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून क्यों? नाखून को कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन। वात्स्यायन। शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गैर देश के। गैर देश के। गैर देश के। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? सी बलिया उत्तर प्रदेश। सी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। कौन कौन मनुष्य का आदर्श नहीं है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। 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 देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। इंद्र को संबोधित किया जाता है। इंद्र को संबोधित किया जाता है। नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? पशुता का। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पशुता का। पशुता। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई है? कौन सी उपाधि दी गई है? ज्योतिषाचार्य। 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 हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली में। 1979 दिल्ली में हुई। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? लखनऊ विवि से। लखनऊ विवि से। लखनऊ विवि से। लखनऊ विवि से। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वास्तुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से है। किससे है? नख से। नख से है।
अलक्तक का अर्थ है अलकतक का अर्थ है अलक का अर्थ है आलता है आलता है आलता है आलता है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना का मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून था नाखून था। आर्यों के पास था आर्यों के पास था आर्यों के पास इनमें से सभी था। आर्यों के पास था ये सभी था। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने कहा। किसने कहा? कालिदास ने कहा। नखधर नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख सहानुभूति के साथ देखता। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? के निबंधकार कौन? नाखून क्यों बढ़ते? निबंधकार कौन? निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? लेखन नहीं है कहानी। लेखन नहीं है कहानी। लेखन नहीं है कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्त। माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें। हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। कौन छोटे नखों को पसंद करते? कौन छोटे नखों को पसंद? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। दक्षिणात्य। नाखून क्यों बहरते हैं? किस प्रकार का निबंध है? नाखून नाखून क्यों बहरते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। कौन किस प्रकार ललित निबंध है? द्विधीची। दो धीची की हड्डी से क्या बना है? इंद्र का ब्रज बना है। इंद्र का ब्रज बना है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? किसके जीवंत प्रतीक हैं? सी। पांचवी वृत्ति के। पांचवी वृत्ति के। पांचवी वृत्ति के। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को। आइए क्वेश्चन आंसर। नाखून क्यों बहरते हैं? क्वेश्चन आंसर। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य निरंतर सभ्य के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। अब पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा।
इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों का मनुष्य काट देता है। नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून क्यों बहरते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? नाखून क्यों बहरते? यह प्रश्न एक दिन लेखक की बेटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक की सोचने में विषय बन गया। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थी उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिस्पर्धा को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्वांस रही सहज वृत्तियों ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बहरना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य के निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुतत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर अब आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देते हैं। निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? लेखक के दृष्टि से बूढ़े के कथनों की संस्कर्ता लेखक के महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों को सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पार्श्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, हृदयबोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उस शिक्षा से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या? स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी व्यवस्था है अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। भारतीय नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली है, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बहर रहे हैं। बहरते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही
प्राचीनतम नख एवं दंत का पर आश्रित रहने वाले जीव हो, पशु की समानता तुमसे अब भी विद्वान है। लेखक के लिए प्रसंग में कहा गया कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। लेखक के रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय कि मेरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती, यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थितियों के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुराने शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। पुराने शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून बहरना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। सफलता और चरित्रसा शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरित्रसा में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मरणोपरांत के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरित्रसा प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेच भाव से दे देने में है। नाखून का बहना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति को इनाम है जो इसके अकेले चाहती है उसके काट कर दे। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य की ओर बढ़ रहा पुस्तकता की ओर से मनुष्यता की। ठीक है, देख लीजिए आंसर इसका। 13 नंबर भी देख लीजिए आंसर, 14 नंबर भी देख लीजिए, 15 नंबर देख लीजिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।